हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा कि जिसमें कि जो इंडियन नेशनल आर्मी थी जिसको मोहन सिंह के द्वारा बनाया गया और फिर बाद में उसकी कमांड रास बिहारी बोस के द्वारा संभाली गई। और फिर उसके बाद में उन्होंने इसकी कमांड जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसकी कमांड को सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दिया और उन्होंने किस प्रकार के कैंपेन्स भारत की तरफ चलाए और किस प्रकार से उनमें आगे डेवलपमेंट रहा और उन्होंने किस प्रकार से हमारा जो नेशनल मूवमेंट हुआ या फिर उस समय जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उसमें किस प्रकार से पार्टनरशिप हुई, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो तक पढ़ा था। आज हमारा जो नया चैप्टर है चैप्टर 24 है जिसका नेम है पोस्ट वॉर नेशनल सिनेरियो। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं, जिसमें है कि जैसे कि जब जो आईएनए के सोल्जर्स थे उनको एक प्रकार से इंडिया में लाया गया और फिर उनके ऊपर एक प्रकार से चार्जेस लगाए गए और एक प्रकार से उनको जो कोर्ट मार्शल था उसके लिए अगर हम देखें तो जो केसेस चल रहे थे तो उसके लिए किस प्रकार के भारत के अंदर मूवमेंट्स हुए तो उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम बात करें जो टू स्ट्रैंड्स ऑफ नेशनल अफसर्स था कि एक प्रकार से जो गवर्नमेंट थी या फिर एक प्रकार से जो किस प्रकार से जो नेशनल अफसर्स भारत में हो रहे थे और क्या क्या उनकी पीछे जो अलग अलग स्टैंडर्ड थे तो उनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे टॉर्चरस नेगोशिएशन इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। एक प्रकार से जो और एक प्रकार से जो नेगोशिएशंस चल रहे थे जो गवर्नमेंट कांग्रेस और मुस्लिम लीग तीनों के बीच में, जिसमें कि हम देखते हैं कि वो उस समय काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चल रही थी, जैसे कम्युनल वायलेंस चल रहे थे और साथ ही में फ्रीडम के बारे में और जो पार्टीशन थे उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही थी। तो एक प्रकार से वो उसकी मेन वजह थी। और अगर हम दूसरी बात करते हैं जो एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो मिलिटेंट्स थे और जो एक प्रकार से यूनाइटेड एक बार मास एक्शंस काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे थे। और एक बार से हम देखते हैं कि जिसके पीछे मेन वजह थी कि जैसे कि जो वर्कर्स थे, जो पीजेंट्स थे और साथ ही में जो स्टेट पीपुल्स थे तो उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से जो कंट्री वाइड स्ट्राइक्स की गई। तो एक प्रकार से जो एक वेव चल रही थी उसको अगर हम देखें तो एक प्रकार से नेशनल अपसर्ज के रूप में माना गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो चेंज इन गवर्नमेंट एटीट्यूड की, जैसे ही हम देखते हैं कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ या फिर एक प्रकार से जो उस समय चल रहा था कि जैसे कि जो वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तो उसमें किस प्रकार का जो गवर्नमेंट से एटीट्यूड चेंज हुआ। तो हम बात करते हैं कि जब एक प्रकार से जो गवर्नमेंट थी उसने कांग्रेस के ऊपर से बैन हटा दिया और साथ ही में हम देखते हैं जो उसके लीडर्स को अगर हमने बात की थी तो पिछली वीडियो तक हमने बात की थी जिसमें कि उन्होंने 9 अगस्त 1942 को सभी जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो उनको भी एक प्रकार से रिलीज कर दिया गया जून 1945 तक। और एक प्रकार से हम देखते हैं कि जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो पीपुल्स है उनका मोरल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। और अगर देखते हैं तो अचानक से जब वो भारत आए, सभी लीडर्स बाहर आए, तो पीपुल्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। और एक प्रकार से उनके लीडर्स को जैसे ही रिलीज़ हुए तो उसके बाद में भी उनकी ज़्यादा जो एक प्रकार से हम देखते हैं जो एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा हाई हो गई थी। जिसके बाद हम बात करें कि जुलाई 1945 में जो लेबर पार्टी ने ब्रिटेन के अंदर अपनी नई गवर्नमेंट बनाई और क्लेमेंट एटली को एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। साथ ही में पैथिक लॉरेंस थे, उनको एज ए न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो अगस्त 1945 थी उसमें जो सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के एक प्रकार से चुनाव थे या फिर इलेक्शंस थे उनको घोषणा हुई। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट थी उसके एटीट्यूड चेंज होने के पीछे क्या क्या वजह थी। तो जिसमें हम अगर फर्स्ट बात करते हैं कि जो आफ्टर द एंड ऑफ वॉर रिजेक्टेड इन जो एक प्रकार से हम देखें तो बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर था। जैसे कि हम बात करते हैं जो पहले जो पावर्स थे लाइक जैसे ब्रिटेन, फ्रेंच और एक प्रकार से जो ओटोमन, तो ये प्रकार के जो पावर्स थे वो हम देखते तो अब काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे और अब नए पावर्स उभर रहे थे। जैसे कि हम बात करते हैं यूएसए, यूएसएसआर की, तो ये नए पावर्स उभर रहे थे। तो इस वजह से अब अगर देखते तो ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। इसकी अगर हम सेकंड बात करते हैं तो जो लेबर गवर्नमेंट ब्रिटेन के अंदर आई थी तो वो एक प्रकार से इंडियन डिमांड्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक थी। और उसी के साथ हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि जो थ्रू आउट यूरोप था, तो यूरोप के अंदर एक प्रकार से हम देखते हैं जब वॉर हुआ तो वॉर के बाद में एक प्रकार से सोशलिस्टिक रेडिकल गवर्नमेंट एक प्रकार से चारों तरफ देखी गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थे और वो बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना कर चुके थे। और जो सोल्जर्स थे वो बिल्कुल भी नई वॉर्स फाइट करने को तैयार नहीं थे। साथ ही हम देखते हैं जो ब्रिटिश जो इकोनॉमी थी वो भी एक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब कोई उनके पास किसी प्रकार की इकोनॉमी नहीं थी। वो उन्होंने जितना भी अगर हम देखें तो अपने इंपीरियलिज्म के द्वारा और अपने जो ट्रेड्स से उनके द्वारा जितने भी अगर हम देखें तो उन्होंने इकोनॉमी बनाई थी वो सारी अब खत्म हो चुकी थी। तो एक प्रकार से ब्रिटेन के पावर भी इतना कुछ पावर था नहीं। जिसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो देयर वाज एंटी इंपीरियलिस्ट वेव इन साउथ ईस्ट एशिया। जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे एंटी इंपीरियलिस्टिक वेव चल रही थी। वो एक प्रकार से जो सभी लोग एक प्रकार से इंपीरियलिज्म के खिलाफ खड़े हुए थे। जिसके बाद हम बात करते हैं कि सिक्स पॉइंट की, जो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उसी मूवमेंट के अगर वो फिर से मूवमेंट हुआ तो एक प्रकार से ब्रिटेन खत्म हो जाएगा या फिर एक प्रकार से ब्रिटेन को इंडिया के अंदर खत्म कर दिया जाए। तो ये
भी एक डर उन्हें लगा बैठा था। उसी के साथ हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, तो इलेक्शंस वाज इनएविटेबल वंस द वॉर एंडेड, कि अगर जैसे ही वॉर खत्म होता है तो आपको इलेक्शंस करवाने होंगे। और साथ ही में अगर हम देखें तो जो लास्ट इलेक्शंस थे वो 1934 में हुए थे, जो कि सेंट्रल असेंबली के अंदर हुए थे। और उसी के साथ हम बात करते हैं 1937 में, जो कि प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर हुए थे। और इसके बाद हमने पहले बात की जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था उसकी वजह से रिजाइन भी किया था, तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये ऐसे वो इलेक्शंस हुए थे, तो इस पर अब अगर वॉर जैसे एंड होता है तो इलेक्शंस होना निश्चित था। उसी के बाद हम बात करते हैं जब ब्रिटिश वुड हैव हैड टू रिट्रीट द लेबर गवर्नमेंट ओनली वीकेंड द प्रोसेस समवॉट, कि एक प्रकार से अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स थे उनको रिट्रीट तो होना ही था, क्योंकि एक प्रकार से अब उनकी वो स्थिति नहीं थी कि वो भारत के अंदर अपना एक प्रकार से पहले जैसा राज बना के रख सके। लेकिन अगर देखते हैं जो लेबर गवर्नमेंट आई वो एक प्रकार से थोड़ी सी अगर देखें तो थोड़ा सा अगर किसी हिस्से के लिए वो भारत की तरफ थोड़ी सी सिंपैथेटिक थी, तो इस वजह से उसने इस प्रोसेस को थोड़ा और तेज कर दिया। जिसके बाद हम बात करते हैं कि द कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन एंड आईएनए ट्रायल्स, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन फॉर नेशनलिस्टिक एम्स। द इलेक्शन कैंपेन एक्सप्रेस द नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट अगेंस्ट द स्टेट रिप्रेशन ऑफ द 1942 यू क्विट इंडिया अपसर्ज। उसी क्योंकि एक प्रकार से हम देखते हैं जो इलेक्शन कैंपेन थे उसके अगर हम देखें तो उसके मेन अगर थिंग थी तो वो थी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स। और इसका अगर हम देखें तो मेन अगर उसमें तो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जिस प्रकार का रिप्रेजेंट किया गया था तो वो था। इसी के साथ हम बात करते हैं उन्होंने अपने शहीदों को काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई किया, और साथ ही में हमारे जो ऑफिशियल्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया था उनको भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक प्रकार से हम देखें जो पीपुल्स थे हमारे वो बिल्कुल लीडरलेस हो गए थे, और एक प्रकार से वो काफ़ी ज़्यादा शहीद भी हुए। और एक प्रकार से उनके लिए मेमोरियल बनाए गए, जो शहीद थे उनके लिए मेमोरियल बनाया गया। उसी के साथ उनके लिए रिलीफ फंड्स कलेक्ट किए गए। उसी के साथ जो सेवरल ऑफिशियल्स थे उनको एक प्रकार से हम देखते तो वो चारों तरफ एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा अपने प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो इंक्वायरी और जो थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट जो ऑफिशियल्स को जो गिल्टी ऑफिशियल्स थे एक प्रकार से जिन्होंने सपोर्ट किया था मूवमेंट को, तो उनको भी एक प्रकार से इसके लिए प्रोमिस किया गया है कि आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट विद द कांग्रेस एंड नेसेसिटी टू द गवर्नमेंट, कि एक प्रकार से एक ऐसा एग्रीमेंट चाहिए था जो कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच में हो सके, जिससे कि वो एक प्रकार से अगर आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें जो अगर मेनली प्रेशर की बात करें जो इंडियन नेशनल आर्मी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर भारत के अंदर जिनको लाया गया था, तो वो एक प्रकार से अगर हम देखें तो उनके ऊपर जो उनके जो ट्रायल्स हुए तो वो भी एक प्रकार से वोल्केनो ब्रस्ट के रूप में उन्होंने या फिर वोल्केनो ब्रोक के रूप में उन्होंने यूज या फिर एक प्रकार से वो काम आया। जिसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स इनिशियली डिसाइडेड टू होल्ड पब्लिक ट्रायल्स, के एक प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक प्रकार से सोचा था कि हम पहले पब्लिकली ट्रायल करेंगे, कि सबके सामने ट्रायल्स करेंगे, और जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर्स हैं उनको एक प्रकार से हम एक चारों तरफ से ट्रायल करेंगे, और उससे कि एक प्रकार से हमारी जो एक धौंस जमेगी और हम एक प्रकार से लोगों को डरा पाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, और लगभग हम देखते हैं कि लगभग 7,000 जो सोल्जर्स थे उनके खिलाफ ये ट्रायल्स स्टार्ट किए गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि दे कंपाउंडेड टू फॉलो बाय द होल्डिंग द फर्स्ट ट्रायल रेड फोर्ट इन दिल्ली, कि जो फर्स्ट ट्रायल था वो रेड फोर्ट जो हमारा लाल किला है दिल्ली के अंदर, उसमें नवंबर 1945 में ये स्टार्ट हुआ। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि जिसमें 3 व्यक्तियों को के ऊपर मेनली अगर हम देखें तो उनके ऊपर वो चार्जेस लगाए गए, जिसमें फर्स्ट थे एक हिंदू थे वो थे प्रेम कुमार सहगल, सेकंड एक मुस्लिम थे वो थे शाहनवाज खान, और थर्ड एक सिख थे वो थे गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो एक प्रकार से इन तीनों के ऊपर उनके ऊपर ट्रायल स्टार्ट किया गया। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो अनदर जो इशू वाज प्रोवाइडेड बाय द यूज ऑफ इंडियन आर्मी यूनिट्स इन बिड टू रिस्टोर फ्रेंच एंड डच कॉलोनी, कि एक प्रकार से जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो एक प्रकार से ब्रिटिशर्स के फ्रेंड्स हैं लाइक जैसे डच से, और एक प्रकार से जो अदर जो उनके जो यूरोपियन फ्रेंड्स हैं तो उनको वो चाहते थे कि वो वियतनाम और इंडोनेशिया के अंदर फिर से उनका रूल इस्टेब्लिश करे। तो इसके खिलाफ भी इंडियन आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा कड़ा एक्शन लिया, और इंडियन आर्मी के जो इंडियन पीपुल्स थे इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसी के साथ क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे भी जो एक प्रकार से एंटी इम्पीरियलिस्टिक सेंटेंस काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से हम देखें सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे, और इस वजह से हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन थी और जो आर्मी थी वो बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ थी, मतलब एंटी इम्पीरियलिज्म की तरफ वो जा चुकी थी। इसके बाद हम बात करते हैं कांग्रेस सपोर्ट फॉर आईएनए प्रिजनर्स, की कांग्रेस ने किस प्रकार से जो आईएनए प्रिजनर्स थे उनको सपोर्ट किया, जिसके बारे में आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए अगर हम बात करें जो कांग्रेस
कांग्रेस का सितंबर 1942 में एक स्पेशल सेशन हुआ और जो कि बॉम्बे के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था और वहाँ पे एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कि आप कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से अपना सपोर्ट करेगी जो आईएनए जो ट्रायल्स हो रहे हैं, जो आईएनए के अंदर जो आईएनए के सोल्जर्स हैं उनको कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट करेगी और ब्रिटिशर्स को भी उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन लेने से एक प्रकार से पूरे प्रयास तक अथक प्रयास तक उन्हें रोकने की कोशिश करेगी। इसके बारे में बात करते हैं कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर्स हैं उनके डिफेंस के लिए बहुत से बड़े बड़े लॉयर्स आए, लाइक जैसे भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, असफ अली, और अगर हम देखें तो साथ में जैसे अगर हम देखें तो मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये सभी एक प्रकार से ऐसे लीडर्स थे इन्होंने जो सभी को अगर हम देखें तो आईएनए ने सपोर्ट किया गया। उसी के साथ हम बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसके लिए रिलीफ और इंक्वायरी कमेटी के लिए एक प्रकार से हम देखें तो स्मॉल सम्स एक प्रकार से जो काफ़ी ज़्यादा मनी इकट्ठे की गई, उनके लिए फूड अरेंज किए गए, साथ ही उनके लिए एम्प्लॉयमेंट को भी एक प्रकार से एक एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखा गया और उनके लिए फंड कलेक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किए गए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आईएनए एजिटेशन ए लैंडमार्क ऑन मैनी काउंट्स की एक प्रकार से वो इसने किस प्रकार से ये लैंडमार्क के रूप में वर्क किया। अगर हम देखें तो आईएनए के जो एजिटेशन हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई पिच और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, क्योंकि एक प्रकार से सभी चाहते थे कि जो आईएनए प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए और वो भी बिना किसी एक प्रकार से हम देखें तो बिना किसी सजा के उन्हें रिलीज कर दिया जाए। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि एजिटेशन गोट ए वाइड पब्लिसिटी, एक्सटेंसिव प्रेस कवरेज, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एजिटेशन था इसने बहुत ज़्यादा वाइड पब्लिसिटी गन की और साथ ही में हम देखते हैं तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो प्रेस कवरेज भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया। साथ ही में इसके ऊपर डेली एडिटोरियल्स आने लगे, जो पैम्पलेट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर हम अगर देखें तो जो ओपनली सभी के इनके ऊपर स्पीच दी गई। साथ ही हम देखें तो जो कहा गया कि ये हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे से जो रिवेंज लेना चाहते हैं, और साथ ही हम देखें तो पब्लिक अगर हम मैसेज के मैसेज सभी के पास पहुंचाए गए। साथ ही में जो पब्लिक मीटिंग्स को अगर हम देखें तो ओपनली होल्ड किया गया और उसी के साथ हम बात करते हैं आईएनए डे के रूप में सेलिब्रेशन भी किया गया कि जो कि नवंबर 12 1945 को एज ए आईएनए डे बनाया गया। और साथ ही में बात करते हैं कि पूरे एक आईएनए वीक के रूप में नवंबर 5 टू लेके 11 नवंबर तक इसको एक आईएनए वीक के रूप में बनाया गया। तो हम आज भी इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, लाइक जैसे नवंबर 12 को हम आज भी आईएनए डे के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जिसके बाद हम बात करते हैं कि द कैंपेन स्प्रेड आउट वाइड एरिया ऑफ द कंट्री, विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ डाइवर्स सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज की सभी अगर हम देखें तो इसके अंदर सभी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज हुई, सभी प्रकार के सोशल ग्रुप्स लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने इसके अंदर सपोर्ट किया। उसके साथ हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज लाइक देखिए कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अकाली दल, सभी जो अलग अलग पार्टीज थी इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। और हम देखते तो अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स के पीपुल्स थे, अलग अलग जो लोग थे उन सब ने इसको सपोर्ट किया। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके नर्व सेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो इसके नर्व सेंटर मेनली अगर हम देखें तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब और अदर जो ऐसे एरियाज थे जहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा इस लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो आईएनए के सोल्जर्स थे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया। जिसके साथ हम बात करते हैं तो ऑल सेक्शंस थे, उन्होंने जो सभी एक प्रकार के सेक्शंस ने इसको काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया इसमें, लाइक जैसे विमेंस ने भी इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, पीजेंट्स ने भी, म्यूनसिपालिटी जो कि एक प्रकार से जो म्यूनसिपालिटीज़ के वर्कर्स थे उन्होंने भी, जो एक प्रकार से इंडियंस जो अब्रॉड में रह रहे थे उन्होंने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। तो एक बार से बहुत अगर हम देखें तो हर प्रकार के सेक्शन ने जो भी एक प्रकार से किसी भी तरह से इंडिया जुड़ा हुआ था उस सेक्शन ने आईएनए जो एक प्रकार से ट्रायल्स चल रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। जिसके बाद हम बात करते हैं कि दोज हू सपोर्टेड द आईएनए कोज इन वियरिंग डिग्रीज अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग। अगर हम देखें तो कांग्रेस तो इसको सपोर्ट कर ही रही थी, साथ ही हम बात करते हैं मुस्लिम लीग हुई, कम्युनिस्ट पार्टी हुई, यूनियनिस्ट पार्टी हुई, अकाली दल हुआ, जस्टिस पार्टी हुई, एक प्रकार से अरहाराज ऑफ रावलपिंडी हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल हुआ जिसको एक प्रकार से आज आरएसएस के नाम से जाना जाता है, हिंदू महासभा हुई है, तो सिख लीग हुई। तो सभी ने इस एजिटेशन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और इसी के साथ हम बात करें तो मैन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज वर एक्सपर्टली सिंपैथेटिक एंड अटेंडेंट मीटिंग्स रिसीव्ड दोज रिलीज एंड कंट्रीब्यूटेड फंड्स की जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स थे उन्हें वो भी इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक थे। और उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से हम देखते तो वो इसके रिलीज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आवाज़ उठाई। और उसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि उन्होंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फंड्स भी कंट्रीब्यूट किए। जिसके बाद हम बात करते हैं कि 3 अपसर्ज विंटर ऑफ 1945 टू 46 की एक प्रकार से जो 3 अपसर्ज हुई जिसमें कि अगर हम देखें जिसने एक प्रकार से जो ब्रिटिश की जो नींव थी उसको एक प्रकार से हिला के रख दिया था। तो इसमें हम बात करें जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट थे वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ते गए और जो आईएनए ट्रायल्स कंटिन्यू रहे तो उसके लिए एक प्रकार से
ये कंटिन्यूअसली अगर हम देखें तो नेशनल सेंटिमेंट बढ़ते गए, और जिसका अगर हम देखें तो बड़ा रूप सामने आया तो उसका एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन हुआ, जिसके अथॉरिटी को एक प्रकार से हिला के रख दिया। जिसकी अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट अगर हम इसके मेजर अगर हम अफसर की बात करें तो वो नवंबर 21 1945 को हुआ, जो कि कलकत्ता में हुआ था, और वो भी एक आईएनए ट्रायल्स के लिए इसको ये अफसर हुआ। उसी के साथ हम बात करते हैं सेकंड जो अफसर हुआ वो फरवरी 11 1946 को हुआ, जो कि कलकत्ता में ही हुआ था, और वो भी एक प्रकार से जो आईएनए ऑफिसर थे राशिद अली को 7 साल की जेल की सजा सुनाने के उपलक्ष्य में इसको किया गया था। जिसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड अफसर हुआ वो फरवरी 18 1946 को हुआ, जो कि बॉम्बे के अंदर किया गया था, जो कि रॉयल इंडियन नेवी की एक प्रकार से रॉयल इंडियन नेवी की एक टुकड़ी के द्वारा किया गया था, और उनका साथ देने के लिए लगभग भारत की पूरी इंडियन नेवी, पूरी रॉयल इंडियन नेवी ने उनका सपोर्ट किया था। तो एक प्रकार से ये 3 अफसर थे जिन्होंने अगर हम देखें तो जो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे भारत के अंदर, उनकी एक प्रकार से नींव को हिला के रख दिया था। ब्रिटिशर्स को कन्फर्म हो गया था कि हम यहाँ पे अब बिल्कुल भी ज़्यादा दिनों तक स्टे नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं कि इसका 3 स्टेज पैटर्न हुआ, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हेन ए ग्रुप्स डिफाइज अथॉरिटी एंड इट्स रिप्रेस्ड, कि एक प्रकार से एक ग्रुप अथॉरिटी को डिफाई करता है या फिर अथॉरिटी के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको दबा दिया जाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि जो अलग अलग इसमें इंस्टेंस हुए, लाइक देखिए स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई, साथ ही में फॉरवर्ड ब्लॉक जो सिंपैथाइजर्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन इसके लिए आवाज़ उठाई, साथ ही में बात है जो इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सभी ने अलग अलग आवाज़ उठाई। उसी के साथ साथ उन्होंने डेलहौजी स्क्वायर की तरफ काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से मार्च भी निकाली, और एक प्रकार से उन्होंने जो गवर्नमेंट कलकत्ता गवर्नमेंट की सीट थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से बुरा भला कहा गया। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जब वहाँ पे प्रोटेस्टर काफ़ी हट नहीं रहे थे एक प्रकार से डलहौजी स्क्वायर के आसपास से, तो वहाँ पे उनको हटाने के लिए उनको एक प्रकार से जब वो हटने के लिए वहाँ से मना कर दिया उन्होंने एक प्रकार, तो उसके उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, और जब लाठीचार्ज की गई तो उसके बाद में उसके रिटेलिएशन में जो भीड़ थी, जो क्राउड थी, उन्होंने उसके ऊपर पत्थर फेंके, एक प्रकार से ब्रिक बैट्स भी फेंके, और जिसकी वजह से अगर हम देखें तो जो पुलिस थी उन्होंने फायरिंग की, और फायरिंग की वजह से 2 पर्सन्स की डेथ भी हुई। और अगर हम बात करते हैं कि रिबेलियन बाय नेवल रेटिंग्स ऑन फरवरी 18 1946 सन 1100 के आसपास लगभग रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स ने एक प्रकार से जो HMIS तलवार थी उसके प्रति उसके लिए वो एक प्रकार से स्ट्राइक के ऊपर चले गए। जहाँ पे अगर हम देखें तो उनके मेन अगर उसके मेन क्या-क्या कारण थे तो उसमें सबसे पहले रेस्कियल डिस्क्रिमिनेशन, एक प्रकार से हम देखें तो व्हाइट सोल्जर्स थे, उनको सैलरीज़ काफ़ी ज़्यादा दी जाती थी, उनको एक प्रकार से हम देखें तो उनके जो प्लेजर्स थे काफ़ी ज़्यादा थे, एक प्रकार से उनके जो अलग-अलग उनके राइट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, और जो इंडियंस थे उनके उनको एक प्रकार से रिड्यूस चीज़ें दी जाती थी। और जिसके साथ हम बात करते हैं अनप्लेटेबल फूड, एक बार बिना प्लेट के उनको फूड दिया जाता था, और साथ ही में जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ भी करते थे। और उसके साथ हम बात करते हैं कि अरेस्ट ऑपरेटिंग फॉर एक्सप्लोरिंग क्विट इंडिया ऑन HMIS तलवार, की एक प्रकार से जब जो एक HMIS तलवार एक शिप थी उसके ऊपर एक वो जो सोल्जर्स थे नेवी के उन्होंने लिख दिया था क्विट इंडिया, तो उसके लिए भी उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए। उसी के साथ हम बात करते हैं आईएनए ट्रायल्स जो उस समय पॉपुलर थिंग चल रही थी, तो वो भी एक प्रकार से इसका मेन कारण रही। और उसी के साथ हम बात करते हैं यूज और इंडियन ट्रूप्स इन इंडोनेशिया डिमांडिंग देयर विड्रॉल, की एक प्रकार जो इंडोनेशिया था या फिर साउथ ईस्ट था वहाँ पे डच स्टेट्स को फिर से स्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन ट्रूप्स को वहाँ पे भेजा था, तो इसके लिए भी उनके इमीडिएट उनके विड्रॉल के लिए भी ये आवाज़ उठाई गई। जिसके बाद हम बात करते हैं रिबेलियस होइस्टिंग द ट्राई कलर फ्लैग, एक प्रकार से जो हम हैमर था, जो अलग अलग फ्लैग्स थे, एक प्रकार से जो सभी थे उन्होंने इसके लिए एक प्रकार से अपना रिबेलियन के रूप में इसको आगे बढ़ाया। जिसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेज 2 व्हेन द सिटी पीपल जॉइन इन, कि एक प्रकार से वो आर्मी आर्मी का चल रहा है, और आर्मी के बाद में उनको एक साथ में आते हैं उनके जो सिटी के पीपल थे, तो एक प्रकार से इसी जो सिचुएशन को देखते हुए, इसी एक प्रकार से जो एंटी ब्रिटिश मूड को देखते हुए लोगों ने इसका सपोर्ट किया, जिसमें कलकत्ता और बॉम्बे के लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज 3 की, व्हेन पीपल इन द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री एक्सप्रेस सिंपैथी एंड सॉलिडिटी, कि जब पीपल जो पूरी इंडिया के पीपल्स के हैं वो एक प्रकार से इसके लिए सिंपैथी और एक प्रकार से सॉलिडारिटी इसके लिए घोषित कर दी। जिसमें उन स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्लासेस का बायकॉट किया, उन्होंने हड़ताल को ऑर्गेनाइज किया, उसी उन्हीं के साथ साथ उन्होंने प्रोसेसन्स टू एक्सप्रेस सिंपैथी के अलग अलग जो है स्टूडेंट्स थे एक प्रकार जो रेटिंग्स चल रही थी उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी उन्होंने दिखाई। जिसके बाद हम बात करते हैं कि इवेल्युएशन ऑफ पोटेंशियल एंड इम्पैक्ट ऑफ 3 अफसर्स, की इन 3 अफसर्स का किस प्रकार से हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि इनका किस क्या क्या पोटेंशियल था और किस प्रकार का इनका इम्पैक्ट इसके ऊपर हुआ था। जिसमें हम बात करते हैं कि जो 3 अफसर्स थे उनके मेन सिग्निफिकेंट वेज क्या थे, कि एक प्रकार से एक फियरलेस एक्शन था, उसी के साथ साथ भी ये जो एक प्रकार से हम देखें तो एक्सप्रेशन ऑफ मिलिटेंसी, या फिर एक प्रकार से एक मैसेज था कि आप एक प्रकार से अगर आप हमें बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए दबा के नहीं रख सकते हैं। उसी के साथ हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें रिवोल्ट इन द आर्म्ड फोर्सेज एट ए ग्रेट लिबरेटिंग इफेक्ट ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, कि एक प्रकार से जब आर्म्ड फोर्सेज ने रिबेलियन कर दिया, क्योंकि अब तक कॉमन पीपल से बहुत ज़्यादा रिबेलियन करते आ रहे थे, और उससे पहले अगर हम देखें तो आर्म्ड फोर्सेज ने रिबेलियन किया था वो 1857 में, उसके बाद
में कभी भी आर्म्ड फोर्सेज नहीं, वहाँ पे रिबेलियन नहीं हुआ। और जब आर्म्ड फोर्सेज में रिबेलियन हुआ तो लोगों को लग गया कि अब तो ये सभी लोग हमारे साथ हैं, आर्मी भी हमारे साथ है, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए एक प्रकार से जो पीपुल्स थे उनके माइंड के अंदर ये बात आ गई कि अब हमें आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब आर्म्ड फोर्सेज भी हमारे साथ है। उसी के साथ हम बात करते हैं द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट वो सीन एज एन इवेंट मार्किंग द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल। कि जो रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट हुआ, इसको एक प्रकार से एक इवेंट घोषित किया गया, इसको इवेंट माना गया कि ये दिस इज द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड वी कैन नेक्स्ट, अब हमारी इंडिपेंडेंस हमारे पास है। और इसी वजह से अगर हम देखें तो ये इसका मेन अगर हम पॉइंट्स मान सकते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं दीज अफसर्स प्रोमोटेड द ब्रिटिश टू एक्सटेंड सम कंसेशन, कि जो इन अफसर्स की वजह से ब्रिटिशर्स ने कुछ कंसेशन भी आगे दिए, जैसे कि December 1 जो 1946 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो इंडियन आर्मी नेशनल आर्मी के मेंबर्स हैं वो जो मर्डर और जो ब्रूटल ट्रीटमेंट के लिए अक्यूज्ड हैं उनको ही एक प्रकार से ट्रायल किया जाएगा, उनको ही एज ए प्रिजनर के रूप में उनको ट्रायल किया जाएगा। और जो इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस है जो एक प्रकार जो पहले बैच को दिए गए हैं उनको जनवरी 1947 तक उनको एक प्रकार से लिमिटेड दे दिया जाएगा। उसी के साथ साथ जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको जो जिन्होंने विद्रोह किया है, जो इंडो एक प्रकार से उनको वहाँ से विड्रॉल किया जाएगा, जो कि इंडो चाइना और इंडोनेशिया में जो वहाँ पर है, तो उनको फेब 1947 तक उनको वहाँ से विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो ये एक प्रकार से उसके बाद हम बात करते हैं कि द डिसीजन टू सेंड ए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू इंडिया वाज टेकन, कि अब एक नेक्स्ट पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भारत के लिए सेंड किया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा। और उसी के साथ वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन था जो जनवरी 1946 में भारत में आया। ये एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ही था। जिसके बाद हम बात करते हैं कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी किस प्रकार की थी। एक प्रकार से हम देखते हैं कि जो द लेफ्टिस्ट क्लेम देयर द कांग्रेस इन डिफरेंस टू द रिवोल्यूशनरी सिचुएशंस, क्योंकि जो रिवोल्यूशनरी सिचुएशन उस समय पनप रही थी उसके खिलाफ एक प्रकार से हम देखते हैं तो लेफ्टिस्ट थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इससे काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है। उसी के साथ हम बात करते हैं कि अगर ये आर्म्ड फोर्सेज के अंदर एक डिसिप्लिन होता है, उन्हें बिल्कुल भी अपनी एक प्रकार से अपने जो हाँ अपने लॉज है उनको तोड़ना नहीं चाहिए, तो उनको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो जो अफसर्स हुए एक प्रकार से उनकी एक प्रकार उन्होंने अलग अलग सिचुएशन बनाई और एक प्रकार से उनकी जो एक्टिविटीज़ थी और जो एक्टिविटीज़ थी उनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इनको इफेक्ट हुआ। उसी के साथ हम बात करते हैं कांग्रेस डिड नॉट ऑफिशियली सपोर्ट दीज ये जो ये अफसर्स हुए और बिकॉज ऑफ दियर टैक्टिक्स और टाइमिंग, क्योंकि जो एक प्रकार से कांग्रेस थी उन्होंने बिल्कुल भी इसको ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि एक प्रकार से इनकी जो टैक्टिक इनके तरीके थे और एक बार इनकी टाइमिंग थी वो बिल्कुल गलत थी, जो कांग्रेस को एक प्रकार से उनको स्ट्रेटजी के लिए बिल्कुल गलत लगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि नेगोशिएशंस हैड बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस स्ट्रेटजी टू बी एक्सप्लोर्ड बिफोर ए मास मूवमेंट वुड बी लॉन्च, स्पेशली व्हेन द ब्रिटिश वर सीन टू बी प्रिपेयरिंग ए लीव सून। की हमें एक प्रकार से कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये थी कि हमें नेगोशिएशंस करने चाहिए ताकि एक प्रकार से हम एक मास मूवमेंट, और अब सिचुएशन में बन रही थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक प्रकार से इस मास मूवमेंट से डर के या फिर एक प्रकार से किसी भी प्रॉब्लम के चलते वो एक प्रकार से यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट गांधी जी का ओपिनियन क्या था, तो गांधी जी ने कहा कि ये म्यूटिनी बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एक प्रकार से आपने म्यूटिनी की है, अगर आप इंडिया की फ्रीडम के लिए आपने म्यूटिनी की है, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी, किसी प्रकार की कोई ग्रीवेंसेस थी, तो आपको एक प्रकार से अपने लीडर्स के गाइडेंस के लिए आपको वेट करना चाहिए था और फिर आपको एक प्रकार से इस इंडिया के ऊपर अटैक करना चाहिए था, जिसके बारे में गांधी जी ने ये सब अपना ओपिनियन दिया। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो आईएनए के ऊपर जो ट्रायल्स हुए उसकी वजह से लोगों में और साथ ही में जो आर्मी थी या फिर आर्म्ड फोर्सेस थी, एक प्रकार से नेवी एयरफोर्स सभी में काफ़ी गुस्सा हुआ और एक प्रकार से जो रॉयल इंडियन नेवी में के अंदर जो रिबेलियन हुआ, तो उसकी वजह से किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो कमजोरी थी वो सबके सामने आई। तो इस सब के बारे में आज हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आफ्टर जैसे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो उसके बाद में जो इलेक्शंस भारत के अंदर अनाउंस किए गए तो उनका क्या परिणाम रहा और किस प्रकार से किन किन पार्टीज ने अलग अलग प्रकार से जो एक प्रकार से जो सीटें हासिल की, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।